हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का सोशल साइंस यानी हमारी दुनिया जियोग्राफी का चैप्टर 4 परिवहन लेके आया हूँ, समझे ना। आज मैं इस चैप्टर को मैं पूरी तरह बेहतरीन तरीक़ा से हर एक माध्यम को समझाऊंगा और जो भी इसका तथ्य है वो भी मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा। और देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कॉपी और कलम लेकर बैठिए। अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद अगर आपको इन सब का PDF चाहिए तो कमेंट करिएगा। क्या करिएगा बाबू रे? कमेंट करिएगा, आपको PDF भी मिल जाएगा। आइए अब स्टार्ट कर दें। और एक बात बता दूं कि आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की तैयारी कराई जाएगी, समझे ना। अब आइए स्टार्ट करते हैं, समझे ना। कहता है कि शबनम आज विद्यालय कुछ देरी से पहुंची। वो मार्ग में पहुंची तो शिक्षक पढ़ा रहे थे कि वह वर्ग में पीछे बैठ गई। शिक्षक कह रहे थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों या वस्तुओं को पहुंचाना या लाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। मतलब कि एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान लाना या फिर वापस आना जाना, वस्तु हो या आदमी हो, उसे वो क्या कहलाता है? मार्ग कहलाता है, परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू रे? परिवहन कहलाता है। आप किसी भी चीज़ को से दिल्ली से मुंबई ले गए, मुंबई से कलकत्ता ले गए, कलकत्ता से लुधियाना ले गए, वो क्या कहलाएगा? वो एक परिवहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू रे? परिवहन कहलाएगा। अब आगे देखिए, आगे कहता है यह सड़क मार्ग से हो सकता है, या रेल मार्ग से हो सकता है, या हवाई मार्ग से हो सकता है, या जल मार्ग से हो सकता है। किसी भी मार्ग से हो सकता है। या सड़क मार्ग से होगा, या तो रेल मार्ग से होगा, या हवाई मार्ग से होगा, या जल मार्ग से होगा। किसी भी मार्ग हो सकता है। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता है कि यह विभिन्न प्रकार के वाहनों से संभव हो पाता है। रेल यात्रा समाप्त करके स्टेशन से बाहर निकलने पर हम पाते हैं कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए रिक्शा या ऑटो रिक्शा, टमटम करे या जीप, बस इत्यादि मिलती है। ये सभी वाहन हमें या सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करती है। हाँ, ये सभी भूमि पर चलते हैं, इसीलिए इसे स्थलीय परिवहन के साधन है। मतलब कि भूमि पर चलने वाले वाहन को क्या कहते हैं? स्थलीय परिवहन कहते हैं। वहीं दूसरी ओर हवाई जहाज आसमान में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी तय करती है, इसीलिए इन्हें हवाई साधन कहते हैं। मतलब जो हवा के माध्यम से चलता है उसे हवाई साधन कहते हैं, जो स्थल के साधन से चलता है उसे स्थलीय साधन कहते हैं। और कहता है नावें, स्टीमर, जहाजें पानी में चलकर गंतव्य तक पहुंचाती है, इसीलिए उन्हें जल परिवहन साधन कहते हैं। तीनों परिभाषा नोट डाउन कर लीजिएगा। जल परिवहन किसे कहते हैं, हवाई मार्ग किसे कहते हैं, और उसके बाद स्थलीय परिवहन किसे कहते हैं, समझे। शिक्षक ने जब परिवहन और उसके प्रकार एवं साधनों के बारे में ये बात कहते हुए, मतलब ये सब बात शिक्षक ही बता रहे हैं, समझे ना। बताते हुए देखिए क्या क्या कहता है। कहते हैं कि शिक्षक ने बातें कहते हुए कक्षा के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल की ओर इशारा किया। तभी सभी बच्चे ने एक स्वर में कहा, यह सड़क परिवहन का साधन है। यह कौन सा परिवहन है? सड़क परिवहन का साधन है। अब देखिए, परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नोट डाउन करिएगा, स्थल परिवहन। कौन सा है? स्थल परिवहन नोट डाउन करिएगा। और उसके बाद नोट डाउन करिएगा जल परिवहन। कौन सा है? जल परिवहन और वायु परिवहन। इन तीनों का परिभाषा आप ऊपर देख चुके हैं। अब देखिए, ये जो जल परिवहन होता है ये 2 प्रकार के होता है। क्या प्रकार होता है? 2 प्रकार। एगो आंतरिक होता है और एगो अंतर्राष्ट्रीय। एगो देश के अंदर होता है और देश से बाहर होता है, विदेशों के लिए। अब स्थल जो परिवहन है, स्थल परिवहन है, ये भी 3 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। देखिए कौन कौन होता है, इन सब के बारे में डिटेल से हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहला होता है सड़क परिवहन। इसको नोट डाउन कॉपी में करते जाइए। उसके बाद रेल परिवहन, और उसके बाद पाइपलाइन। उसके बाद क्या होता है? पाइपलाइन। सबसे पहले सड़क परिवहन का परिभाषा जानते हैं। देखिए क्या कहता है सड़क। टीचर कहता है कि लिखने के बाद शिक्षक ने कहना शुरू किया कि सड़कें परिवहन एक मुख्य साधन है। हम स्कूल आने जाने में, प्रखंड में कहीं जाने के लिए, जिला मुख्यालय में जाने पर सड़क या रेल मार्ग का उपयोग करते हैं। अपने देश की सड़कों को उनकी उपयोगिता और क्षमता और आधार विभिन्नता प्रकार में बांटा गया है। इस आधार पर उनकी देख रेख की जाती है। ये सड़कें कौन कौन सी है? परवेज ने पूछा। मतलब सड़क कई प्रकार के होते हैं, समझे ना। NH 81 हो गया, वो सब कितने प्रकार के होते हैं वो सब भी आगे जानेंगे, समझे ना। आइए अब देखते हैं आगे क्या कहता है, वो देख लेते हैं। कहता है कि देखो बच्चों, देश के अनेक सड़कें
स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के नाम से जाने जाते हैं। मतलब देश में बहुत सारे सड़कें रहती है जो जानता है किसके, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। कहता दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को आपस में 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने वाला यह मार्ग देश में द्रुत गति के सामान को ढोने वाले और आने जाने की सुविधा प्रदान करती है। इसके अंतर्गत उत्तर से दक्षिण, देखिए दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में 6 लेन की सड़कें हैं, 6 लेन की सड़कें जोड़ती है, ये बात याद रखिएगा, समझे ना। अब देखिए ये जो भारत का है राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास कैसे कैसे हुआ, ये सब इसमें आप जूम करके देख सकते हैं, समझे ना, क्या क्या है नहीं है, समझे ना। ये सब जो दिखाएगा ये सड़क दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा, सड़क दिखाएगा। देखिए मुंबई से पुणे होते हुए जा रहा है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, उसके बाद हैदराबाद है, उसके बाद ये कानपुर है, लखनऊ है, उसके बाद कलकत्ता है, फिर इधर से आ गया, फिर जुड़ जाएगा इसमें। फिर देखिए यहाँ से जाइएगा तो सिलंचर है, उसके बाद यहाँ देखिएगा जयपुर है, दिल्ली है, समझे। उसके बाद पोरबंदर गुजरात है, समझे ना। ये सब राष्ट्रीय राजमार्ग है, सब देश के कोने कोने को जोड़ती है, समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि सड़कें श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, मतलब श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ती है। जबकि दूसरी सड़क जो है ना वो असम के सिलचर से पश्चिम के पोरबंदर को जोड़ती है, पीछे देखे थे ना। इसी सड़क का निर्माण और देख रेख भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब NHAA मतलब कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। मतलब कि सड़क का निर्माण देख रेख कौन करता है, NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी और इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। अब देखिए एक्सप्रेस वे के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं एक्सप्रेस वे क्या होता है। कहता कि 1974 ईस्वी में भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत की गई। यह 6 लेनों वाली सड़क है, मतलब एक्सप्रेसवे के लेनों वाली सड़क है, 6 लेनों वाली सड़क है जिस पर परिवेश नियंत्रित तरीके से होता है। इस सड़क के बीच 7 मीटर चौड़ा विभाजक होता है। इसकी विशेषता यह है कि एक्सप्रेसवे पर दोनों ओर तार का घेरा होता है ताकि पैदल मनुष्य या पशु सड़क पर ना आ जाएं। इस पर 2 पहिया 3 पहिया ट्रैक्टर का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध होता है। जैसे सड़कों पर निश्चित दूरी पर शौचालय, पेट्रोल पंप, प्राथमिक उपचार, टेलीफोन सेवाएं, होटल तथा खराब गाड़ियों को हटाने के लिए क्रेन इत्यादि उपलब्ध रहती है। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर वृक्ष लगाने भी जरूरी होते हैं, मतलब कि एक्सप्रेसवे जो रोड बनता है उसके दोनों तरफ क्या लगता है, दोनों तरफ वृक्ष लगता है। क्या लगता है, दोनों तरफ वृक्ष लगता है, समझे ना। कहता है कम समय में निर्बाध यात्रा, कम समय में निर्बाध यात्रा जो होता है ना को सुनिश्चित करने की गारंटी इस सड़क पर होती है। पूरे भारत में लगभग 600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे हैं। पूरे भारत में कितने, लगभग 600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का सड़क बन चुका है। कहता है मुंह में पुणे 6 लेनों वाला 98 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे देश का पहला ऐसा मार्ग है। एक्सप्रेसवे जो पहला है ना वो कहाँ से कहाँ है, समझे ना। आप याद रखिएगा कि मुंबई और पुणे का है, मुंबई और कहाँ का है बाबू रे, पुणे का है। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता हुए देश का पहला ऐसा मार्ग है, जबकि सबसे छोटा पश्चिम बंगाल में कोना एक्सप्रेसवे है जो मात्र 8 किलोमीटर लंबा है। देश में अभी 15 एक्सप्रेसवे हैं। देश में कितना एक्सप्रेस हैं, 15 एक्सप्रेसवे हैं, जबकि 14 निर्माणाधीन हैं। देश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा है जिसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है। ये सड़कें भारत में उच्च स्तरीय और मानक सड़कें मानी जाती है। भारत में क्या मानी जाती है, उच्च स्तरीय सड़कें और मानक सड़कें मानी जाती है। आपको एक्सप्रेसवे के बारे में बेहतरीन जानकारी मिल गया होगा। अब आइए आगे देखिए, आप अपने से भी एक बार पढ़िएगा तो ज़्यादा याद रहेगा, समझे ना। अब देखिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता है कि पहली प्रकार की सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती है। पहले प्रकार की सड़कें जो होती है राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती है। उसका चिन्ह ऐसे रहता है, 80 किलोमीटर तक रहती है राज्य, समझे ना। अब देखिए, आप देख लीजिए 80 किलोमीटर अगर कहीं पे येलो लगा है तो समझ लीजिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का रास्ता है। एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाले ऐसे मार्ग देश के चारों ओर फैले हैं। इस राजमार्ग का देख रेख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। कौन करता है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। नोट डाउन करिएगा, समझे। दिल्ली से कोलकाता तक को जोड़ने वाला यह राजमार्ग संख्या 2 के नाम से जाना जाता है। राजमार्ग संख्या कितने नाम से जाता है, 2 के नाम से जाना जाता है। इसे ग्रैंड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। मतलब ये जो है ना राजमार्ग संख्या 2, इसी को ग्रैंड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। इन राज्य की सुविधा और रूट के
संख्या आवंटित किए गए हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग 7 है जो 2369 किलोमीटर लंबा है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहता है 7 है जो कहता है 2369 किलोमीटर लंबा है। अब देखिए, अब ये समझ गए। अब देखिए ये क्या होता है, ये जो 80 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग हुआ, कौन सा हुआ, राष्ट्रीय मार्ग। अगर कहीं पर ग्रीन कलर ऐसे रंगा हुआ है तो उसको कहेगा राजमार्ग, ठीक है, राजमार्ग यानी 18 किलोमीटर गया हो गया। सही। उसके बाद बस स्टॉप है तो आप देख सकते हैं ऐसे कलर रहेगा, समझे ना, इसको बस स्टॉप कहते हैं। यह 1 किलोमीटर के दायरे में रहता है। आपको आसानी से ये समझ आ गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता है कि वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, जबकि छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो बड़ा राजमार्ग है, राजमार्ग नंबर 7, जो क्या करता है वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 47 जो है ना पुडुचेरी में है, जिसकी कुल लंबाई मात्र 10 किलोमीटर है। पुडुचेरी में राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं 47, जो क्या करता है, जिसकी लंबाई मात्र 10 किलोमीटर है। अब इसमें देखिए राजमार्ग के दिया है कौन सा राजमार्ग किधर जाता है, कौन सा राजमार्ग किधर जाता है, आप इसे गौर से देखिएगा। ये जो ऐसे दिखा रहा है राजमार्ग दिखा, दिल्ली दिखा रहा है, आगरा दिखा रहा है, ग्वालियर दिखा रहा है, उसके बाद जयपुर, जैसलमेर, समझे ना, उदयपुर है, इलाहाबाद है, समझे ना, कलकत्ता है, समझे ना, उसके बाद रायपुर देखते हैं, ये सब राजमार्ग है, समझे ना। आप ये सब देखते रहिएगा, समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं, नक्शा आप देख लीजिएगा, समझे ना। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग था। अब आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अब देखिए आगे कहता है कि सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। शिक्षक ने भारत के मानचित्र का आरेख खींचा और NH2, NH7, NH74 की स्थिति रेखा खींचकर स्पष्ट कर दिया। शिक्षक ने पूछा क्या आप बता सकते हैं कि NH2 बिहार में कहां से कहां तक है। तो कुछ देर चुप्पी के बाद संतोषी बोली कि सर दक्षिण बिहार में कैमूर से रोहतास और औरंगाबाद गया होते हुए यह झारखंड की सीमा में प्रवेश कर जाती है। बहुत खूब, टीचर ने कहा बहुत खूब। शिक्षक ने संतोषी की ओर देखकर स्वीकृति में सील लिया कि संतोषी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, समझे ना। NH2 जो बिहार में है वो कहाँ से है, कैमूर से रोहतास औरंगाबाद गया होते हुए झारखंड की सीमा तक जाती है। अब यह देखिए एक्सप्रेस वे का रोड और राजमार्ग का रोड, समझे, यह है एक्सप्रेस वे, यह क्या है एक्सप्रेस वे, दोनों तरफ लाइटें हैं, दोनों तरफ सड़कें हैं, समझे ना। अब देखिए ये जो है ये राजमार्ग है, ये क्या है राजमार्ग। देखिए ऐसा रोड देखेगा तो आप कहेगा राजमार्ग है, ये देखिएगा तो कहिएगा ये क्या है एक्सप्रेस वे का रोड है। ये सब जानकारी आपके लिए बहुत बेहतरीन और हेल्पफुल रहेगा। अब आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता है कि दूसरी सड़क राज्य मार्ग है जो जिला मुख्यालय को राज्य की राजधानी से जोड़ती है। राज्यों के अंतर्गत आने वाले इन सड़कों का देख रेख जो करता है वो PWD करता है। कौन करता है, PWD करता है, समझे ना। अब कहता है कि तीसरे प्रकार की सड़कें जिला मार्ग कहलाती है, जो जिले से उनके प्रखंडों को जोड़ती है, जो जिला से किसी को जोड़ती है, प्रखंड को यानी अंचल को जोड़ती है, समझे ना। अगर इन सड़कों का देख रेख जो है जिला परिषद करता है। कौन करता है, जिला परिषद करता है। इसका राज्य लोक निर्माण करता है विभाग, समझे, PWD शॉर्टकट में कहिएगा, समझे ना, परिषद के अंतर्गत होता है। अब चौथी सड़क गांव से प्रखंडों या जिला मुख्यालयों को जोड़ती है। एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत इन सड़कों का विकास विशेष प्रोत्साहन दिया गया। मतलब प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन के कारण, विकास के कारण इस सब का क्या हुआ, योजना के अंतर्गत ये सब सड़कें बनती है, समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अब देखिए सर पांचवी प्रकार की सड़कें कौन ही, बबलू ने संशय से पूछा। कहता हाँ है ना, देश के सीमांत क्षेत्र और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कें हैं, जिसे सीमा सड़क संगठन यानी BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, समझे ना। इसका देख रेख जो है सीमांत सड़कें, इसका देख रेख करती है BRO, मतलब BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, समझे ना। अब देखिए आगे कहता है कि गंगटोक से नाथुला दर्रा तक सरकार ने सड़क निर्माण या BRO ही कर रही है। मतलब कि गंगटोक से नाथुला दर्रा जो है ना वहाँ तक की BRO सड़क का निर्माण कर रही है। इस प्रोजेक्ट को स्वास्तिक नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया, स्वास्तिक। मतलब कि जो नाथुला से लेकर गंगटोक तक सड़कें बन रही है, BRO बना रही है, उसका नाम क्या है, स्वास्तिक है। शिक्षक के उत्तर से बबलू का संशय छट गया, यानी खत्म हो गया संशय, मतलब डाउट जो था, डाउट क्या होगा, खत्म हो गया। अब देखिए रेल परिवहन क्या देखेंगे, रेल परिवहन। देखिए रेल परिवहन क्या होता है, देखिए
कहता है कि बच्चों, रेल परिवहन यात्रियों एवं माल ढुलाई का प्रमुख साधन है। यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान है जिसमें लगभग 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं। मतलब रेलवे में कितने लाख कर्मचारी काम करते हैं? 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं। देश में रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के लिए 10 मंडलों में बांटा गया। 10 मंडल, समझे ना, उन्हें होता है डिवीजन, डिवीजन को मंडल कहते हैं, डिवीजन में बांटा गया है, जिस पर रेलवे बोर्ड नियंत्रण रखता है। बिहार के हाजीपुर के मध्य रेलवे का मंडल कार्यालय अवस्थित है। विक्रमशिला, लिच्छवी, मगध और श्रमजीवी, सीमांचल, अर्चना, महाबोधि एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस बिहार से खुलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं। बिहार से कौन कौन ट्रेन खुलती है? सीमांचल, अर्चना, समझे ना, और उसके महाबोधि एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस बिहार से खुलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन है। आजकल तो युवा एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों से भी ज़्यादा द्रुतगामी दुरंतो एक्सप्रेस हो गई है, जो देश की कोने कोने में एक दूसरे तक जोड़ती है। झारखंड से कोयला, लोहा, बॉक्साइट जैसे भारी खनिज, असम से पेट्रोलियम पदार्थ तथा पंजाब हरियाणा से अनाजों का परिवहन रेलवे ही हिस्सा और सुगम बनाती है। और कहता है कि पैलेस ऑन हिल्स, हिमालय क्वीन, डेक्कन, ओडेसी जैसी ट्रेनें पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। पर्यटन के लिए ये सब ट्रेनें हैं। पर्यटन को क्या करते हैं? ये सब आकर्षण का केंद्र है। पर्यटन के लिए आकर्षण का क्या है? केंद्र है। और आगे देखिए, कहता कि रेलवे समय समय पर देश के अंदर अनेक तीर्थ स्थानों को जोड़ने वाली ट्रेनें भी चलाता है। आप लोग कितनों ने रेल की सवारी की है? शिक्षक ने बीच में ही पूछा। सभी बच्चों ने हाथ उठा लिया कि बहुत अच्छे। पहली रेलगाड़ी कब चली थी? सबने चुप्पी साध दिया कि पहली रेलगाड़ी कब चली थी। ऑब्जेक्टिव में नोट कीजिएगा, पहला जो रेलगाड़ी था ना, वो 16 अप्रैल 1893 ईस्वी को मुंबई से थाने के लिए चली थी, जो लगभग 34 किलोमीटर तक की दूरी तय किया था। अब पाइपलाइन परिवहन देख लेते हैं। कौन सा देखते हैं? पाइपलाइन परिवहन देख लेते हैं। कहता कि अब आइए मैं आपको पाइपलाइन परिवहन के बारे में बताता हूँ। कहते सुने, तो क्या आप कभी पाइपलाइन देखा है या सवारी की है? उन्होंने प्रश्न पूछा। सभी बच्चे चुप, सबने नहीं मैं सिर हिलाया कि नहीं मैं देखा। शिक्षक ने मुस्कुरा उठे और बोले, बच्चों, इनमें से कोई इस परिवहन का उपयोग नहीं करता है। कोई इसका उपयोग नहीं करता। पाइपलाइन से कौन थोड़ी जाता है, इसमें गैस हो जाता है, समझे, पानी उनी आता है, समझे ना। अब आइए देखते हैं आगे देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है, शिक्षक मुस्कुरा उठे और बोले, बच्चे, इसमें से कोई भी परिवहन नहीं करता है। वस्तुतः यह जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइनें होती है, जिनकी मदद से पेट्रोलियम पदार्थ, जल एवं गैस आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। बिहार के बरौनी यानी उत्तर प्रदेश के मथुरा, हरियाणा के पानीपत में स्थापित तेल शोधक कारखानों में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति ऐसे ही पाइप की लाइनों के जरिए होती है, समझे ना। देखिए, कहता सर, क्या ये पाइपलाइन बिछाना सस्ती होती है? राजू, इन पाइपलाइनों को बिछाने में प्रारंभिक खर्च तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके रखरखाव में कम दिक्कतें होती है। इस पाइपलाइन में बाधाएं भी क्या होती है? कम होती है। और समय भी क्या लगता है? समय भी कम लगता है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान आ जाते हैं। अब आइए अब देखेंगे जल परिवहन। इसके बाद कहते लगता है साथ ही परिवहन में सामग्री का नुकसान भी कम होता है, इसलिए धीरे धीरे परिवहन का यह मार्ग सस्ता होता जाता है। अब आइए जल परिवहन के माध्यम जान लेते हैं। कहते अच्छा, क्या आपने कोई जल परिवहन के बारे में सुना है? ज्ञान प्रकाश ने हाथ ऊपर किए, कहा ठीक है, आप पूरी कक्षा को जल परिवहन के बारे में बताइए। अब बताएगा कौन? ज्ञान प्रकाश। शिक्षक ने आग्रहपूर्ण स्वर में कहा। ज्ञान प्रकाश कहने लगा कि जल परिवहन भी 2 प्रकार का होता है। एक पहला आंतरिक जल परिवहन और दूसरा समुद्री जल परिवहन। एगो अंदर से जल परिवहन और एगो समुद्री जल परिवहन, समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं ज्ञान प्रकाश, देखिए क्या क्या बताता है। कहता है ज्ञान प्रकाश कहने लगा कि जल परिवहन भी 2 प्रकार के होते हैं। ये तो बताइए दिए। आंतरिक जल परिवहन, देश के अंदर नदियों के जल में जहाज़ों का परिचालन किया जाता है। वे यात्री व माल की ढुलाई की जाती है। देश के अंदर लगभग 15,000 किलोमीटर नौ संचालन जलमार्ग है। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी में सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्री नदी में, दक्षिण भारत में केरल के तटीय नहर कट्टोपुरम से कोल्लम को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। और कहता है गोदावरी, कृष्णा और सुंदरवन आदि महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है। मैंने पटना में भी गंगा नदी
में मालवाहक जहाज देखा है। पूर्वी पटना में गंगा टर्मिनल, राजेंद्र प्रसाद अंतर्देशीय जल परिवहन भी टर्मिनल है। ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं और याद करिएगा कहाँ क्या है न है, समझे। जैसे यही देखिए राजेंद्र प्रसाद टर्मिनल जल परिवहन है पटना में, 3 नोट कर लीजिएगा। पटना में कौन सा टर्मिनल है, तो राजेंद्र प्रसाद है। आप इसको याद रखिएगा, आप इसको क्या रखिएगा, याद रखिएगा। अब आइए आगे देखते हैं। ज्ञान प्रकाश की बातें, ज्ञान प्रकाश की जो है ना बातें सुनिए। ज्ञान प्रकाश की बातें सुनकर सब जोर जोर से ताली बजाने लगे। ज्ञान प्रकाश ने आगे कहा कि समुद्री जल परिवहन जो होता है ना, वो परिवहन भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटमार्ग पर खड़ी है और अरब सागर के साथ लगी हुई है। इन समुद्रों पर 12 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, समझे। अब देखिए और कहता है कि कई छोटे और मंझोले पतन भी है जिसके अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सुलभ होता है। कहते हैं गुजरात के कच्छ में, गुजरात का निचला हिस्सा कच्छ कहलाता है, कांडला पतन, ज्वारीय पतन और तूतीकोरिन, नवाब सेवा, पारदीप और विशाखापत्तनम, हल्दिया, चेन्नई, मंगलोर और मारमा गांव इत्यादि प्रमुख बंदरगाह हैं। बंदरगाह की सब नाम है, आप लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। वैसे भी हम PDF देंगे तो इस सब क्वेश्चन आंसर करवाइए देंगे, सब लिखाइए देंगे, समझे। अब इधर मुंबई खुला हुआ बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई के बंदरगाह में अधिक जहाज़ों का आवागमन के कारण इनका निकट एक दूसरा बंदरगाह विकसित किया गया जिसे जवाहरलाल पतन के नाम से जाना जाता है। मुंबई के निकट एक और बंदरगाह है जिसे जवाहरलाल नेहरू के पतन के नाम से जाना जाता है। अब तक गोवा स्थित मारमागांव बंदरगाह से देश के कुल निर्यात का आधा लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कहाँ से, गोवा से, समझे। कहते सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोच्चि पतन है। कहाँ है, कोच्चि पतन है, कहाँ, सुदूर दक्षिण पश्चिम में। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का देखिए कौन सा है। और कहता है भारत का प्राचीन कृत्रिम पतन चेन्नई में है। प्राचीन कृत्रिम पतन कहाँ है, चेन्नई में है भारत का। अब कहता है कि कोलकाता के खिदिरपुर स्थित डॉक में मलेशिया से भारी मात्रा में लकड़ियां का आयात किया जाता है। अब देखिए भारत का पतन और राजमार्ग इसमें सारा दिया रखा है, समझे ना। आप ये सारा एक बार देख लीजिए कहाँ क्या है, समझे, देख लीजिए। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। इतना कहकर ज्ञान प्रकाश चुप हो गया। शिक्षक ने पीठ थपथपाई, सबने पुनः तालियां बजाई। इसी बीच आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज की शोर ने सबका ध्यान खींचा और प्रिया बोली, सर हवाई जहाज तो वायु परिवहन का हिस्सा है ना। बिल्कुल, अब सर कहते बिल्कुल सही। हेलीकॉप्टर हो गया, जेट, ये सभी जो है ना वायु परिवहन के अंतर्गत ही आते हैं। परिवहन के साधनों में ये सबसे द्रुत गति के साधन है। द्रुत मतलब सबसे तेज गति के साधन है, बहुत फास्ट चलता है, समझे। एक कह रहा था कि आएगा बब्बू में जो 2200 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा। 1 घंटा 2200 किलोमीटर चल जाइएगा, सही। कहता यद्यपि महंगा है फिर भी दुर्गम क्षेत्रों में भी आसानी से और आरामदायक ढंग से पहुंचा सकते हैं। महंगा बहुत है लेकिन आसानी से पहुंचा देते हैं किसी भी क्षेत्र में, समझे। अब आइए देखिए, अब बता कि पहले वायु परिवहन विशिष्ट लोगों के हाथ में ही था, लेकिन 1953 ईस्वी में सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया और शुरुआत में एयर इंडिया की हवाई जहाज यात्राएं देश विदेश तक जुड़ी थी और इंडिया एयरलाइंस इंडिया घरेलू एवं पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई थी। विमान सेवा थी, पवन हंस संशोधन, हेलीकॉप्टर सेवाएं और इससे दुर्गम क्षेत्रों में हवाई यात्रा उपलब्ध कराती थी। लेकिन आजकल हवाई सेवाएं निजी कंपनियों द्वारा भी चलाई जा रही है और घरेलू पड़ोसी देशों के लिए भी उपलब्ध है। किंग फिशर, डेक्कन जेट, इंडिगो, ये सब हवाई जहाज नाम है, इत्यादि प्राइवेट एजेंसियां हैं। देश में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, अमृतसर, गया इत्यादि शहरों में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध हैं। अब आइए आगे देखते हैं। इन्हीं बातों से हवाई जहाज आसमान में ओझल हो चुका था। सभी बच्चों हवाई जहाज के सुखद द्रुतगामी उड़ान की कल्पनाओं में खो गए। छुट्टी की घंटी बज चुकी थी। बच्चों की तंद्रा टूटी, नींद मतलब जो सोच रहे थे वो सब टूटी और सभी ने शिक्षक को धन्यवाद दिया और कुछ एक बच्चों ने साइकिल निकाली और कुछ एक पैदल सड़क पर चल पड़े। शिक्षक ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और सभी बच्चे अपने अपने परिवहन के साधनों के साथ सड़क मार्ग पर चल दिए। परंतु मोहन को नदी पार जाना था। उसे नदी किनारे पहुंचकर नाव
खोल दी और बीच मझधार में पहुंच गया। अब बताइए वह घर पहुंचने के लिए किन साधनों का इस्तेमाल करेंगे। उसे वायुयान बचाने के लिए आएंगे, समझे ना। तो अब आइए यह चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, समझे ना। और इसका क्वेश्चन आंसर पाने के लिए कमेंट करिए, समझे। कमेंट करिए, इसका क्वेश्चन आंसर हम वीडियो बना देंगे और PDF भी आपको दे देंगे, समझे। धन्यवाद।